हिंदी की चुनिंदा और उम्दा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी पुनर्जन्म भी होता है। तो शुरू करें कहानी। अचानक बस झटके से रुकी तो मेरी आंख खुल गई। घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 5 बजे थे। कंडक्टर ने जोर से आवाज़ लगाई, धारू एड़ा की सवारी फटाफट उतरो। 2-4 सवारी उतरने का उपक्रम करती दिखी। मैं सोच रहा था दिल्ली पहुंचते रात के 10 तो बज ही जाएंगे। चाय की तलब भी लग रही थी। जयपुर से दिल्ली के लिए निकला था। कुछ विभागीय कार्य था, पर सुमन जिद पकड़ गई कि वो भी साथ चलेगी। 4 दिन हम दोनों अकेले यहाँ क्या करेंगे। मैं भी अम्मा बाबूजी को देखाऊंगी। दोनों ही बीमार रहते हैं, पता नहीं कब। आंखों में आंसू लाकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया था। वो अच्छी तरह जानती थी उसके आंसू हथियार का बखूबी काम करते हैं। उनका वार कभी खाली नहीं जाता। मेरी कमजोरी से वो अच्छी तरह से परिचित थी। उसका फ़ायदा भी उठाने में कभी नहीं चूकती थी। वो जो चाहती थी वही हुआ। परिणाम स्वरूप सुमन और मिनी दोनों मेरे साथ थीं। ये अनावश्यक खर्च मुझे अखर रहा था, पर ये मेरी विवशता थी। त्रियाहट जो ठहरा। मेरी आकांक्षाओं का आसमान बहुत छोटा था। मैंने अपने पंखों को कभी अधिक विस्तार की छूट नहीं दी थी, क्योंकि मैं अपनी सीमाएं पहचानता था। जयपुर के एक शासकीय विद्यालय में प्राथमिक पद पर शिक्षक नियुक्त था। गुजर बसर आसानी से हो जाती थी, परंतु अनावश्यक खर्चों की इजाज़त मेरी जेब नहीं देती थी। बाद में कतर ब्योत करके काम चलाना पड़ता था। फिर भी मन मारकर कुछ काम करने ही पड़ते हैं, खास तौर से जब बात मायके की हो। तब किसी औरत को मना करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। मिनी मेरी गोद में सो रही थी। वो भी बस के रुकने से जाग चुकी थी। पैर सीधा करने के लिए मैं भी बस से नीचे उतर आया। मेरे पीछे पीछे मिनी भी दौड़ लगाती उतर आई। जब मैंने देखा ड्राइवर भी सीट से कूदकर चाय की दुकान पर बढ़ गया है, तो मैं समझ गया कि अब बस आधा घंटा रुकने वाली है। मेरी भी तलब जोर मारने लगी। मैंने सुमन को इशारा किया और चाय की दुकान की ओर बढ़ चला। मेरे पीछे पीछे सुमन भी अपना पर्स संभालती बस से नीचे उतर आई। सामने पड़ी कुर्सियों पर हम लोग बैठ गए। मिनी के लिए एक बिस्किट का पैकेट ले लिया था। सामने टेबल पर सुबह का पेपर अपने पंख छितराए पड़ा था। मुझे अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पेपर को व्यवस्थित करने लगा। चाय पीने के लिए अधिकांश सवारियां नीचे उतर चुकी थीं। कुछ औरतें बस में बैठी रह गई थीं। मैं चाय पी ही रहा था कि अचानक मिनी बोल उठी, पापा जल्दी चलो, देर हो रही है। मैंने उसे अपने समीप खींचते हुए कहा, चाय तो पी लें बेटा, तुम भी अपने बिस्किट खा लो, अभी बस रुकी है, देखो चलाने वाले अंकल भी चाय पी रहे हैं। तभी सुमन ने भी हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा चलो मेरे पास आकर बैठ जाओ। मिनी ने उसका भी हाथ झटक दिया। जोर से बोली, नहीं मुझे अभी अपने घर जाना है। सुमन झल्लाकर बोली, घर अभी कहाँ, हम तो तुम्हारे नाना नानी के पास दिल्ली जा रहे हैं, 4 दिन बाद जयपुर लौटेंगे। मिनी ने फिर प्रतिवाद किया, नहीं मेरा घर तो यहीं है, मुझे अभी के अभी जाना है। मिनी कभी इस तरह जिद भी नहीं करती थी, आज इसे क्या हो गया। मैंने फिर उसे पुचकारते हुए कहा, देखो बेटा ऐसी जिद नहीं करते, तुम तो एक बहुत अच्छी बिटिया हो। मिनी फिर पैर पटकते हुए बोली, मेरा घर यहीं है, आपको नहीं चलना है तो मत चलो, मुझे मेरा रास्ता पता है, मैं अपने आप अकेले चली जाऊंगी। जब तक हम कुछ समझ पाते, मिनी ने सामने गांव की ओर जाने वाली पगडंडी पर दौड़ लगा दी। कुछ पलकों में हतप्रभ रह गया, फिर मिनी के पीछे भागा, जबरन उसे गोदी में उठाकर ले आया। सुमन भी क्रोधित नज़रों से मिनी को देख रही थी। अब मिनी का रोने के साथ साथ चीखना चिल्लाना शुरू हो चुका था। वो एक ही बात दोहराई जा रही थी, यहीं पर उसका घर है, वहीं उसे जाना है। उसके रोने की तीव्रता के साथ साथ मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था अब इसे पिटने से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा क्रोध देखकर सुमन ने कमान अपने हाथ में ले ली थी, पर वो भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। मेरे तेज स्वर को सुनकर आसपास कुछ लोग सिमट आए थे। कुछ लोग उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, पर सब निष्फल था। रोते रोते अब जो बात उसने कही सुनकर मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। बोली, आप समझते क्यों नहीं हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों को कब से नहीं देखा है, बेचारों का न जाने क्या हाल होगा, अम्मा पिताजी भी न जाने किस हाल में होंगे। अब चौंकने की बारी मेरी थी। एक भय मिश्रित जिज्ञासा ने मेरे अंदर जन्म ले लिया था। मन ने विचार किया,
कहीं ये कोई पुनर्जन्म का किस्सा तो नहीं? मैंने अपने आप को संभालते हुए पूछा। अच्छा बेटा, बतलाओ तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? आश्चर्य से नेत्र विस्फारित करते हुए बोली, अरे आपको नहीं पता? जानकी प्रसाद जी, वे तो इस गांव के सरपंच हैं, कौन उन्हें नहीं जानता। तभी भीड़ में से एक आदमी बाहर आया, बोला, बिटिया सही कह रही है, सरपंच साहब का नाम जानकी प्रसाद ही है, पर ये उन्हें कैसे जानती है? बवाल होता देख कंडक्टर और ड्राइवर भी वहीं चले आए थे। सुमन हैरत से कभी मुझे कभी मिनी को देख रही थी। एक अनजाना सा भय उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इशारे से मुझे बस में बैठने को कह रही थी। भीड़ में खुसर पुसर बढ़ गई थी। मिनी इन सब से असंप्रक्त होकर अपनी रौ में कहे जा रही थी। हमारी बड़ी सी हवेली है, दरवाजे पर एक पक्का कुआं भी है, पीछे सहन में 2 गायें भी बंधती हैं, उनके नाम गौरी और बगली है, एक बछड़ा भी है मंगला नाम का। रोटी तो हमारे हाथ से ही खाता था, पता नहीं अब कैसा होगा। कहते हुए मिनी के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। धीरे धीरे मुझे विश्वास हो चला था, हो ना हो ये कोई पुनर्जन्म की याद से जुड़ा मामला लग रहा था। अभी तक तो पढ़ा सुना ही था, आज वही सब मेरी बेटी के साथ घटित होता दिख रहा था। अब मैं भयभीत बिल्कुल नहीं था। मिनी के कथन की सत्यता को परखना चाहता था। दिल्ली पहुंचना भी जरूरी था और मिनी को जबरन ले जाना भी मुश्किल दिख रहा था। मुझे पशुपेश में पड़ा देखकर ड्राइवर बोल पड़ा, अरे बाबूजी, जाकर देख भी लो, बिटिया का मन भी रह जाएगा, रात की कोई बस पकड़ लेना, बहुत मिलेंगी। अनुमोदन करने वाले बहुत से लोग थे। नतीजा ये निकला कि बस हम तीनों को छोड़कर चलती बनी। मैं दौड़कर अपना बैग उठा लाया था। सुमन कुछ परेशान दिख रही थी। उसकी ममता आशंकित थी, कहीं मिनी साथ लौटने से इनकार न कर दे। पर मेरे हृदय में कुछ जिंदगी में रोमांच घटित होने की हलचल थी। अब तक की जिंदगी तो सीधी पटरी पर ही चल रही थी, जैसे सबके विवाह होते हैं, मेरा भी हुआ था। जो नौकरी मिली कर ली, गृहस्थी की गाड़ी चलने लगी। सुमन एक और बच्चा चाहती थी, पर मैंने उनकी इस इच्छा पर हमेशा लगाम लगा कर रखी। मुझे पता था इस महंगाई के ज़माने में एक बच्चे की ही ढंग से परवरिश करना मुश्किल है, फिर दूसरे बच्चे के विषय में सोचना बेईमानी था। हमारे साथ साथ गांव के कुछ तमाशबीन भी चल दिए थे, जो सरपंच जी के विषय में जानकारी देते चल रहे थे। बातों बातों में उनसे पता चला कि कुछ वर्ष पूर्व एक एक्सीडेंट में उनके पुत्र व पुत्रवधू की अकाल मृत्यु हो गई थी। मिनी इन सब बातों से बेखबर आगे आगे दौड़ती जा रही थी। उसे पूरा रास्ता याद था। बीच बीच में सुमन उसे साथ चलने के लिए टोक रही थी, पर वो इन सब से दूर जल्दी से जल्दी अपने घर उड़कर जैसे पहुंच जाना चाहती थी। रास्ते में कुछ गांव के लोगों ने हम अनजान लोगों को देख जिज्ञासा दिखलाई। जैसे ही उन्हें संदर्भ पता चलता, अपने सब काम छोड़कर हमारे साथ चल पड़ते। घर पहुंचते पहुंचते लोगों का हुजूम हमारे साथ जुड़ गया था। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक जिज्ञासु छिपा ही रहता है। सभी तमाशा देखने को उत्सुक थे। अब तक मेरी उत्सुकता भी चरम पर जा पहुंची थी। हृदय उसी तरह धड़क रहा था जैसे कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ। तब तक हवेली आ पहुंची थी। दरवाजे पर कुआं भी नजर आ रहा था। मिनी ने दौड़कर सांकल बजानी शुरू कर दी थी। उसकी अधीरता देखकर हम सब हैरान परेशान से दम साधे पीछे खड़े थे। अब जो दृश्य सामने आने वाला था हमारी कल्पना से बाहर था। लड़की की जिद में चले तो आए थे, पर बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतेगी ये तो सोचा ही नहीं था। उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी कुछ पता नहीं था। अब तो सब कुछ नियति के हाथ में था, हम लोग बस तमाशाई ही थे। दरवाज़ा खुला। एक वृद्ध सज्जन झुकी कमर लिए खड़े थे। धोती कुर्ता पहने, आंखों पर चश्मा, हाथ में छड़ी संभाले अपने दरवाजे पर एकत्रित भीड़ के साथ कुछ अजनबियों को देख कुछ पूछ पाते उससे पहले मिनी झपट कर उनके चरण स्पर्श करते हुए बोली, पा लागूं पिताजी। वे अचकचा कर पीछे हटे, बोले, अरे ये क्या, बेटी होकर मेरे पाँव को हाथ क्यों लगा रही हो, क्यों मुझे पाप में ढकेल रही हो? प्रश्नवाचक नज़रों से फिर मेरी ओर देखने लगे। अचानक जैसे मैं नींद से जागा, आगे बढ़कर हाथ जोड़ता बोला, नमस्ते सरपंच जी। मेरे उत्तर का जवाब देकर साथ आए लोगों से उन्होंने प्रश्न किया, देवू, प्रभाकर, कौन है ये लोग? मैंने पहचाना नहीं। देवू बोला, आपने पहले देखा ही नहीं तो कैसे जानेंगे? पहले इन्हें भीतर बिठा लें, फिर बात करते हैं। आप लोगों से ही मिलने आए हैं।
आश्वस्त होकर वे दरवाजे से हट गए और हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया। अजीब सा माहौल बन चुका था। उस बीच अम्मा अम्मा की गुहार लगाती मिनी अंदर जा चुकी थी। पीछे पीछे सुमन भी अंतर्धान हो चुकी थी। सभी स्थितियों का सामना करने के लिए मैं अकेला बचा था। अंदर किस दृश्य को घटना था जानने का कोई उपाय नहीं था। मन मारकर आंगन में बिछी खाट पर बैठ गया। मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा। देवू और प्रभाकर जो चश्मदीद थे आद्योपांत कह सुनाया। सुनते सुनते उन सज्जन की आंखों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। मैं एक अपराधी के समान चुपचाप बैठा था। अब उन्हें भी इस बात का यकीन हो गया था कि उनकी बहू ने मेरी बेटी के रूप में जन्म लिया है। रोते रोते उन्होंने कहना शुरू किया, भगवान भी कैसे कैसे खेल दिखलाता है। हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी थी। हम लोगों की बहुत सेवा करती थी। ईश्वर से हमारा सुख नहीं देखा गया। बेटा बहू दोनों को एक साथ हमसे छीन लिया। पीछे रह गए दोनों अनाथ बच्चे, जिनकी जिम्मेदारी हम बूढ़ों के कंधे पर आ पड़ी। कैसी विडंबना है, एक छोटी सी बच्ची अपने बच्चों से मिलने आई है जो उम्र में उससे बड़े हैं। बहू तो इस रूप में सामने आ गई, पर हमारा बेटा न जाने कहाँ, किस रूप में और कहाँ होगा। जानने का कोई उपाय भी हमारे पास नहीं है। आपको उसे यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं उसके बाल मन पर कैसा प्रभाव पड़े। उस छोटी सी बच्ची में हमें अपनी बहू तो कहीं से भी नहीं मिलेगी, पर 5 वर्ष से जिन घावों को हम भरने का प्रयास कर रहे थे वे अवश्य हरे हो गए। मैं अपने आप को अपराधी सा महसूस कर रहा था। सिर झुकाए बैठा था। उनकी मनोदशा का मुझे अंदाज हो रहा था कि तभी अंदर से उनकी कृशकाय पत्नी मिनी को अपनी बाहों में घेरे वहाँ आ गई। बोली, सुनते हो, हमारी लक्ष्मी बहू फिर से आ गई है। मेरे हाथ पकड़कर कह रही थी, अम्मा तुम कितनी दुबली हो गई हो, कितना काम अकेले करना पड़ता है। दालान में जाकर अपनी दोनों गायों और बछड़े को पुकार रही थी। अपने हाथ से रोटी खिलाना चाह रही थी। अब इसे कैसे बतलाऊं कि हमने उसे बेच दिया है। अब वो पुरानी शान शौकत किसके बल पर कायम रहेगी। उनकी आंखें भर आईं, जिसे उन्होंने अपने पल्ले से धीरे से पोंछ लिया। वातावरण बड़ा ही गंभीर हो चला था। तभी वृद्ध सज्जन बोल उठे, अब बस बातें ही करती रहोगी या आए मेहमानों को कुछ रोटी पानी भी मिलेगा। वृद्धा अचानक हतप्रभ बोल उठी, अरे क्यों नहीं, आज तो मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। बस थोड़ी देर रुको, सब तैयार हुआ जाता है। मेरे इनकार को अनसुना करती वो अंदर की ओर बढ़ गई। सुमन भी उनका अनुगमन करती हुई चली गई। अंदर से सुमन और उनके मध्य हो रहे वार्तालाप के कुछ शब्द तैरते हुए मेरी कानों तक आ रहे थे। अब मुझे तसल्ली हो चली थी कि सब कुछ धीरे धीरे सहज होता जा रहा है। इसी बीच ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। औरतों और लड़कियों का हुजूम इकट्ठा होने लगा था। उन सब की केंद्र बिंदु हमारी मिनी थी, जो सीढ़ियों पर बैठी सभी को पूर्व नामों से संबोधित कर रही थी। कोई उसकी चाची तो कोई बुआ, कोई सखी सहेली थी। कितनी पुरानी घटनाओं की वो साक्षी थी। सभी हैरान परेशान थे। अपने जीवन में इस तरह की घटना शायद कभी नहीं देखी थी। सभी इस बात पर एकमत थे कि ये पुनर्जन्म का ही मामला दिखता है। किसी छोटी सी बच्ची को वो सब जानकारी कैसे हो सकती है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य था। इस बीच मिनी अपने कमरे में जा पहुंची थी। कुर्सी पर चढ़कर अपने पूर्व पति का फोटो उठा लाई थी और सुमन की ओर बढ़ाते हुए कह रही थी, देखो अम्मा, ये रहा उनका फोटो। सुमन ने एक नज़र फोटो पर डालकर कहा, जा वहीं पर रख कर आ जा। अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो, दौड़कर मेरे पास आई, बोली, पापा वो अलमारी के ऊपर जो डिब्बा रखा है जल्दी से उतार दो। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्या है उसमें। वो मचलते हुए बोली, आप पहले उतारो तो सही। डिब्बा हाथ में आते उसने सबके सामने उसे पलट दिया। उसमें छोटे बड़े सभी किस्म के नोट रखे हुए थे। सभी नोट अम्मा के हाथों में रखती हुई बोली, ये आप रखो, वक्त ज़रूरत काम आएंगे, मैंने संभाल के इसीलिए रखे थे। अम्मा का मन फिर द्रवित हो उठा था। अब तक का रुका बांध फिर तट तोड़कर बहने लगा था। भोजन से निपटते रात हो चली थी। बहुत चाहा कि रात की किसी बस से निकल जाऊं, पर सरपंच जी का आग्रह भारी पड़ा। तय हुआ कि सुबह जल्दी निकल लेंगे तो 10-11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। बाहर चबूतरे पर लेटा मैं स्वच्छ आकाश को निहार रहा था। शहर में अब ये नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं। प्रदूषण की वजह से इक्का दुक्का तारे ही नज़र आते हैं और यहाँ आसमान तारों से आच्छादित था। पूरी रात नींद नहीं आई। आज के घटनाक्रम के विषय में सोचता रहा।
तय नहीं कर पा रहा था कि आज मिनी को यहाँ लाकर मैंने उचित किया अथवा नहीं। परिणाम तो भविष्य के गर्त में छिपा था। पूरे गांव ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था, परंतु दोनों बच्चों की आंखों में तिरस्कार और अवहेलना का भाव स्पष्ट दिखता रहा। मिनी ने उनके पास जाने की कोशिश भी की, परंतु वे दोनों अजनबी नज़रों से देखते हुए बाहर चले गए। सही भी था, वे दोनों बड़े बच्चे अपने से छोटी लड़की को भला अपनी माँ के रूप में कैसे देख सकते थे। पुनर्जन्म की व्याख्या को समझने लायक उनकी उम्र भी नहीं थी। बातों बातों में सरपंच जी ने बतलाया था, उनके बेटा बहू शहर से मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे कि काल के रूप में सामने से ट्रक ने आकर कुचल दिया। घटना स्थल पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। उस समय दोनों बच्चे अबोध थे। इस घटना को घटे 5 वर्ष होने को आए, पर लगता है कल की ही बात हो शायद। उनका तो घर संसार पल भर में उजड़ गया। बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, पर उनके माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते। ये सब सुनते सुनते पूरा दिन निकल चुका था। एक बूढ़े माँ बाप की व्यथा को अनुभव करना मुश्किल नहीं था। मैं करवटें बदल रहा हूँ, नींद कोसों दूर है। सुबह विदाई का दृश्य कैसा होगा? क्या मिनी सहजता के साथ चलने को तैयार होगी? क्या बच्चों का मुंह उसके पैरों में बेड़ियां डाल सकेगा? शायद नहीं, क्योंकि उन बच्चों ने उसे अपनी माँ माना ही कब है। भली करेंगे राम, यदि यहाँ नहीं आता तो कितनी पुरानी घटनाओं से वंचित रह जाता। बस एक ही डर है कि यहाँ से जाने के बाद मिनी सामान्य जीवन जी पाएगी या नहीं। यहाँ की यादें उसे भविष्य में विचलित तो नहीं करेंगी। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, बच्चे अधिक दिन पूर्व जन्म की स्मृतियों के साथ नहीं रह पाते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ विस्मृति के गर्भ में दब कर रह जाता है। काश ऐसा ही हो, और मैं अदृश्य के समक्ष हाथ जोड़कर सोने का प्रयास करने लगता हूँ। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी पुनर्जन्म भी होता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।